स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालने वाले हैं और उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें @BPSC राइट वे ऑफिशियल, ताकि आप डेली करंट अफेयर्स के क्विजेस वहां पर प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला न्यूज क्या है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए केंद्र द्वारा प्रख्यापित किया गया है। अब यही प्राधिकरण दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत ग्रुप ए एवं दानिश अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में अनुशंसा करेगा। तो एक नए प्राधिकरण के लिए है, ये नाम क्या है इसका, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। ओके देन, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, तो ये ध्यान रखना है। और जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं और प्रधान गृह सचिव हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे। और इस प्राधिकरण में जितने भी निर्णय हैं वो कैसे लिए जाएंगे, बहुमत के द्वारा। और सहमति यदि नहीं बन पाई है, यानी बहुमत यदि नहीं हो पाया है, तो उस स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। जापान के हिरोशिमा में G7 समिट चल रहा है और वहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां पर द्विपक्षीय बैठकें की हैं। फ्रांस, अमेरिका, यूक्रेनी राष्ट्रपतियों और जापानी पीएम के साथ में द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं। इस पे भोजन, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कॉल टू एक्शन का प्लान सबके सामने पेश किया है। G7 शिखर सम्मेलन की व्यापक शर्तों की प्राथमिकताओं में क्या क्या चीजें हैं। पहली है परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक लचीलापन, सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, और भोजन, स्वास्थ्य और विकास। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो क्राइटेरिया हैं। जो जापान ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। गृह मंत्री के द्वारा गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है और इसे 470 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। देश भर में तटीय पुलिस कर्मियों की कुल संख्या लगभग 12,000 है और यदि ये पूरी तरीके से चालू होती है अकादमी, तो एक वर्ष में 3,000 लोगों को प्रशिक्षण का प्रावधान होगा। इस तरह 4 साल के अंदर भारत की तटीय सुरक्षा में लगे सभी कर्मियों का 100% प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। समारोह के दौरान गृह मंत्री ने कच्छ जिले के जखाऊ तट पर स्थित बीएसएफ की 5 तटीय चौकियों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। तो यहाँ से ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, कच्छ जिले का जो तट है ये नाम क्या है, जखाऊ तट। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के सभी सेवारत और पेंशन भोगी लाभार्थियों को अब भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश सहित 6 एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। तो CGHS लाभार्थियों के लिए खबर है, फैसला 20 मई को लिया गया और इन 6 एम्स और CGHS के बीच में एक MOU साइन किया गया है। अभी तक एम्स में उपचार कर रहे सभी पेंशन भोगियों को पहले भुगतान करना होता था एंड देन वे CGHS से प्रतिपूर्ति का दावा करते थे, और अब ऐसा नहीं होगा। और साथ ही पेंशन भोगी हैं जो CGHS के लाभार्थी हैं, उनकी अन्य श्रेणियां इन 6 एम्स में OPD का परामर्श ले सकेंगी, नैदानिक जांचें और अस्पताल में कैशलेस उपचार करा सकेंगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए एम्स स्थापित किए गए हैं और ये विभिन्न चरणों में अभी परिचालन में है। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। विक्रम संवत 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक और 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद की संयुक्त बैठक में वित्तीय वर्ष 2080 देखिए विक्रम संवत के हिसाब से है, उसके लिए नीतियों को पेश करते हुए घोषणा की है, ताकि पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लोकप्रिय बनाया जाए और जो भी आवश्यक अधिसंरचना है वो तैयार की जा सके। नेपाल के सभी 7 प्रांतों में नए पर्यटन स्थलों की पहचान इसमें की जाएगी। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन के साथ एयर एशिया की उड़ान ने पुणे से दिल्ली के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी है और सतत विमानन ईंधन के साथ ये भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान है। इस सतत विमान ईंधन की जो आपूर्ति है वो कौन कर रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक निजी फर्म के सहयोग से। तो 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो उसके प्रति ये एक अच्छी खबर है। और यदि हम सतत विमानन ईंधन की बात करें, तो इसका उत्पादन अक्षय स्रोतों जैसे कृषि का अपशिष्ट जो वेस्ट होता है, नगरपालिका का जो ठोस अपशिष्ट है वो, या फिर वानिकी के जो अवशेष हैं, यानी कुल मिला के जो डिकम्पोज होने जैसी चीजें हैं और वेस्ट फॉर्म में हैं, उनसे सतत विमानन ईंधन का निर्माण होता है। और इसका उपयोग पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कितने % कम कर सकता है, 80% कम कर सकता है। भारत की प्रतिबद्धताओं की बात करें तो 2025 तक 1% SAF के उपयोग को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य भारत लेकर चल रहा है और USA और यूरोपीय संघ की तरह ही SAF को नियंत्रित करने के लिए भारत के पास वैसे कोई भी नीति अभी नहीं है। 25 मई को प्रधानमंत्री लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो याद रखिएगा कहाँ पर हो रहे हैं, लखनऊ में।
यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण है? तो थर्ड संस्करण है और इसे उद्घाटन इसका होगा समारोह बाबू बनारसी दास स्टेडियम में। इन खेलों में 21 खेल हैं, इस आयोजन में 21 खेल हैं और 4000 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे। खेलो इंडिया गेम्स जो है वो वाराणसी, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित किए जाएंगे और इस बार का जो शुभंकर है तो आप याद रखेंगे जीतू बारासिंगा इसका शुभंकर है। शक्ति खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश की आधिकारिक मशाल होगी। तो ये जो मशाल है उसका नाम क्या है? शक्ति, और जो शुभंकर है वो क्या है? जीतू बारासिंगा। यह भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई और युवा खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण की बात करें तो कब हुआ? 2020 में। मुख्य उद्देश्य क्या है? ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु के एथलीटों की पहचान करना। तो 18 टू 25 इसका एज क्राइटेरिया है और ओलंपिक्स हैं या फिर एशियाई गेम्स हैं उसके लिए बढ़िया एथलीट्स को पहचानना है। नेक्स्ट न्यूज ईरान से है। ईरान ने हेलमंद नदी पर पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान को चेतावनी जारी की है। खबर क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए प्री के हिसाब से खासतौर पर कि ये जो नदी है हेलमंद नदी वो ईरान और अफगानिस्तान के बीच का इशू है, तो ऑब्वियस है कि वहीं से कहीं से जाती होगी। तो पहले नदी के बारे में बात करते हैं। ये जो हेलमंद नदी है ये अफगानिस्तान से होते हुए ईरान में बहती है। अफगानिस्तान में ये सबसे लंबी नदी है। हिंदू कुश पर्वत में मैदान वार्दक प्रांत के उत्तर पूर्वी भाग से ये निकलती है। तो हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के किसानों की ये जीवन रेखा है। यहीं से सिंचाई के कार्य वहां पर होते हैं और इसी की सहायक नदी है अरगंडम। तो ये सारी तो ज्योग्राफी की बात होगी। अब न्यूज पे वापस आते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इस नदी पर जल अधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान सरकार से कहा है कि वे इस नदी के जलस्तर की जांच करने के लिए ईरानी हाइड्रोलॉजिस्टिक्स को अनुमति दें। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में ईरान और अफगानिस्तान के बीच में 1973 में एक हेलमंद नदी समझौता हुआ था, उसको लागू करने पर जोर दें। पिछले 30 वर्षों में जो सूखा है ईरान के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है और ईरान के मौसम विज्ञान के अनुसार ईरान का 97% हिस्सा सूखे की समस्या से जूझ रहा है। तो ये थी खबर। आगे देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा तवांग की 1000 साल पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया। हाथ से कागज बनाने की कला है ये। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्त निर्मित कागज, नाम याद रखिएगा, मोनपा नाम है इसका, और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसे पुनर्जीवित किया है। लगभग 1000 साल पुरानी है ये, तवांग जिले में है और ये जो निर्मित ये जो कागज है स्थानीय लोगों के एक्चुअल में जीवन यापन का स्रोत था एक टाइम पे और लगभग 100 सालों से ये पूरी तरीके से लुप्त हो गया था और इसे दोबारा पुनरुद्धार किया गया है। ऑलमोस्ट 2020 से क्रियाशील है खादी एवं ग्राम उद्योग इसे पहचान दिलाने में। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया, लेकिन कहा है कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे यानी वैध मुद्रा बने रहेंगे। और जो भी कुछ कहा है आरबीआई ने, हम देखते हैं कि स्वच्छ नोट नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने संचलन से 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस ले लिया है और इन्हें अभी आप आम आदमी जो है 30 सितंबर 2023 तक बदल सकता है। आरबीआई ने कहा है कि इस कदम का कारण है आरबीआई के पास पड़े 2000 रुपए के गंदे नोटों का मुद्दा, और दूसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि ये नोट लोकप्रिय नहीं है और बस पड़े हुए हैं इसी तरीके से। एंड देन आरबीआई ने कहा है कि 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई भी आरबीआई ने बंद कर दी थी। तो ये जो खबर थी यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनता है, बट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नवंबर 2016 में जब इस नोट को पेश किया गया था तो वो कौन सा आरबीआई का सेक्शन था? तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत इसे पेश किया गया था। जापान के डिजिटल मंत्री कोनो तारो ने दोनों देशों के बीच चल रहे डिजिटल सहयोग का जिक्र करते हुए भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन का जो सिस्टम है उसमें शामिल होने की गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों की ई-आईडी की पारंपरिक मान्यता प्रदान करना और डिजिटल लेन-देन का विस्तार करना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से इंटरऑपरेटिबिलिटी यानी अंतः कार्यशीलता बनाना। सिंगापुर, थाईलैंड और यूएई के अलावा जिन अन्य देशों ने यूपीआई में रुचि दिखाई है उनमें बहरीन, मॉरिशस और इंडोनेशिया भी शामिल है। और अब जापान की बात हो रही है। यदि यूपीआई की बात करें तो ये तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे किसने विकसित किया है? सो नाम ध्यान रखने की चीज है, एनपीसीआई के द्वारा। इसके अलावा एनपीसीआई ने इसे लॉन्च कब किया था? तो 11 अप्रैल 2016 को 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया गया था।
कोयला मंत्रालय के डेटा के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत की कोयले की आपूर्ति 877 मिलियन टन तक पहुंच गई, यानी वृद्धि कितनी, लगभग 45% की। किसमें, ये हम बात कर रहे हैं आपूर्ति की। और अगर उत्पादन की बात करें तो इसमें 9 वर्षों में वृद्धि हुई है 47% की। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपूर्ति हुई है 45% वृद्धि और उत्पादन में हुई है 47% की वृद्धि। उत्पादन बढ़कर हो गया है 893 मिलियन टन। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि 23-24 की कार्य योजना के अनुसार उत्पादन का लक्ष्य है इस वित्त वर्ष में 1012 मिलियन टन का। वाणिज्यिक खनन के लिए वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 25 कोयला खदानों का आवंटन भी किया जाएगा। सरकार ने अगस्त 2021 में मिशन कोकिंग कोल लॉन्च किया था। तो नाम याद रखना है, अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ है कोकिंग कोल। इसे 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के तरीकों का सुझाव देने वाले रोड मैप के साथ लॉन्च किया गया था। तो टारगेट ईयर है 2030, लॉन्च ईयर है 2021। मिशन कोकिंग कोल का उद्देश्य क्या है कि वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल उत्पादन 52 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 में कितना हो जाए, 140 मीट्रिक टन हो जाए। देखिए 19 मई को सऊदी अरब के जिद्दा में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और प्राथमिक फोकस इस पे था सूडान में चल रहे संघर्ष और लीग में सीरिया की वापसी। सदस्यों ने अरब शांति पहल को सक्रिय करने के महत्व पर भी जोर दिया और जिसे 2002 में बैरूत शिखर सम्मेलन में अरब लीग के द्वारा अपनाया गया था 2002 में, और विषय था अरब शांति पहल को सक्रिय करना। हाल ही में सऊदी अरब ने ईरान के साथ भी अपने राजनयिक संबंध बहाल किए हैं, इसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। साथ ही इस लीग में यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध को भी समाप्त कर दिया गया है। इसने अरब लीग में सीरिया की वापसी की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी इसमें भाग लिया। नवंबर 2011 में अरब लीग ने सीरिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था और उसे अब वापस ले लिया गया है। अरब लीग या लीग ऑफ अरब स्टेट्स 22 मार्च 1945 को काहिरा में गठित एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके 22 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, मिस्र के काहिरा में ही। न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेजियम व्यवस्था और कैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है। ये क्राइटेरिया जो कि पॉलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं आपके। सर्वोच्च न्यायालय की जो अब कार्य शक्ति है स्वीकृत जजों की संख्या समेत 34 के बराबर है। तो ये ध्यान रखने की बात है। और क्या मानदंड है न्यायाधीश बनने के लिए, देखिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो यदि न्यायाधीश की बात करें हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तो केवल 5 साल, और यदि हाई कोर्ट में कोई वकील है, अधिवक्ता है, तो कितने साल काम किया हो, 10 साल काम किया हो। और साथ ही राष्ट्रपति की राय में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। 5 जजों की संविधान पीठ ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधानसभाओं के द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है। तो इन तीनों ही राज्यों ने अपने यहाँ पर होने वाले कुछ जो गेम्स हैं जो कि जानवरों से संबंधित हैं, उनके प्रति उस खेलों को क्रूरता ना माना जाए, इसके लिए इन तीनों ही विधानसभाओं ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 में कुछ संशोधन किए गए थे, उसी को चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को बरकरार रखा है और ये 5 जजों की पीठ थी जिसकी अध्यक्षता की KM जोसेफ ने। पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे बैलों को काबू में करने वाले खेलों की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु ने राज्य में जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए इसमें संशोधन किया था। जल्लीकट्टू जो त्योहार है इसे पोंगल फसल उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ अन्य गेम्स हैं जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं हमने यहाँ पे दिया है, जैसे कि कंबाला कर्नाटक से, पोत्तोतम कलापुत्तू या मारामाड़ी ये केरल से है, बैलगाड़ी की दौड़ ये महाराष्ट्र से है। पंजाब और आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सभी जगह पर बैलगाड़ी दौड़ का गेम मनाया जाता है। मुर्गा लड़ाई आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक केरल में भी इसको मनाया जाता है और ऊंट दौड़ राजस्थान से है और बुलबुल फाइट असम से है। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के रायगढ़ में शुरू हुआ है। इसे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 17 मई को रायगढ़ जिला करंजा में सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 6000 से अधिक मछुआरे, मछली किसानों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सागर परिक्रमा का 5वां चरण शुरू हुआ था।
इस चरण का आयोजन कहाँ-कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों, गोवा के वास्को, मोरमुगाओ और केनाकुआ में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों और साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स के आर्थिक उत्थान की सुविधा देना। यात्रा के दौरान मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और राज्य योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाएंगे। इसका जो पहला चरण था वो 2022 को मांडवी से शुरू हुआ था और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ था। उधमपुर जिले का एक पकवान है कलारी, उसको श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन में परोसा जाएगा। तो कलारी एक विशेष डोगरा व्यंजन होता है, वैश्विक स्तर पर ये इसे बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन कलारी को बढ़ावा दे रहा है और महिलाएं जो हैं इस संगठन से जुड़कर इसकी उपज से अपना पैसा कमा रही हैं। क्या होता है कलारी या कलादी? ये जम्मू संभाग के उधमपुर जिले का स्वदेशी पका हुआ पनीर उत्पाद है बेसिकली। बहुत ही गाढ़ा पनीर ये होता है, आमतौर पर गाय या भैंस के दूध से बनता है। इसे एक्चुअल में बकरी के दूध से भी बनाया जा सकता है और ये उधमपुर जिले का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। भारतीय ओलंपिक संघ ने गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दी है। पारंपरिक खेल गतका और लागोरी को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। ये जो खेल हैं ये अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित किए जाने हैं, जिसमें कुल 43 खेलों का आयोजन किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार फुटबॉल, रॉलबॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वैश मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू और पैनकेक स्लॉट मेडल खेल होंगे। राष्ट्रीय खेलों से बाहर किए जाने के बाद इस संस्करण में नौकायन और ताइक्वांडो की भी वापसी होगी। तो राष्ट्रीय खेलों से बाहर हो गया है, इस संस्करण में वापस इनको लिया गया है। जो गतका की बात करें तो ये सिख गुरुओं से जुड़ी छड़ी लड़ाई का एक प्राचीन मार्शल आर्ट रूप है। इसकी शुरुआत श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने की थी। तो बेसिकली ये छड़ी से करने वाली लड़ाई है, एक मार्शल आर्ट है। और लगोरी की बात करें तो ये 7 पत्थरों या पिट्ठू के नाम से जाना जाता है और उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई है। नई दिल्ली में पहली अंतर मंत्रालय समिति की बैठक हुई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव अनीता प्रवीण ने मंत्रालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में बेसिकली वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में अवगत कराया गया। तो वर्ल्ड फूड इंडिया ही इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कब होगा? नवंबर 2023 में। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। और इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यानी फूड प्रोसेसिंग जो मंत्रालय है वो इसे करेगा। मार्च 2023 में कुल खनिज उत्पादन में 6.8% की वृद्धि हुई है मार्च 2022 की तुलना में। यानी कंपेयर कहाँ से करना है? मार्च 2022 से। मार्च 2023 के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक कितना रहा है? 154.2%। भारतीय खान ब्यूरो के अनंतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल मार्च 2022-23 के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्षों की इस अवधि की तुलना में 5.8%, यानी पूरे साल की यदि बात करें तो वृद्धि है 5.8। कैपसेट 2023 का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया और कैपसेट 2023 एक्चुअल में कंटेंट निर्माण, उत्पादन, वितरण, डिजिटल मीडिया, उपग्रह संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख प्रदर्शनी है। कैपसेट के 29वें संस्करण के दौरान टाटा एक्सीलेंसी सहित 6 भारतीय कंपनियों ने अपनी अत्याधुनिक ओटीटी इंजीनियरिंग और सर्विस डिलीवरी उत्पादों का प्रदर्शन किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपसेट 2023 को इंटीग्रेटेड मिडिल ईस्ट के पहले संस्करण के साथ सह स्थापित किया गया था। एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर G20 RIIG सम्मेलन यानी अनुसंधान और नवाचार पहल सभा का आयोजन किया गया। एक्चुअल में जिसका जो मुख्य विषय था वो था अनुसंधान और एक समतामूलक समाज के लिए नवाचार। जिन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया वो है ब्लू इकोनॉमी सेक्टर और अवसर, समुद्री प्रदूषण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता, गहरे समुद्र की खोज और नई और नवीकरणीय अपतटीय ऊर्जा सहित कई मुद्दों पर चर्चा इसमें हुई। अनुसंधान और नवाचार पहल सभा फोरम की एक नई पहल है जिसे 2022 में इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। 5 जुलाई 2023 को मुंबई में अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में मंत्री स्तरीय घोषणा को ही अपनाया जाएगा। नई दिल्ली में विंग इंडिया 2024 के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार ने कार्यविधि और प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और सुनिश्चित कर रही है सरकार की विमानन उद्योग के लिए कोई अड़चन पैदा न हो। सरकार का प्रयास है कि अगले 3 से 4 सालों में हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर ड्रोन की संख्या को बढ़ाकर 200 से अधिक कर दिया जाए। भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर 100 से कम गंतव्यों से जुड़ा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में सुधार की बहुत बड़ी संभावना है। यदि बात करें विंग इंडिया की तो 18 से 21 जनवरी 2024 तक विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। यह नागर विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के पोत राहत सामग्री लेकर यंगून पहुंचे हैं और ये 18 मई 2023 को यंगून पहुंचे। एक्चुअल में वहां पे चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चक्रवात मोचा उत्तर हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसने म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया।
तो यदि क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन करुणा किससे जुड़ा हुआ है, तो यंगून यानी म्यांमार से जुड़ा हुआ है। चक्रवात मोजा, इसका भी नाम याद रखिए। गुवाहाटी के 7 तीर्थ स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इस क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किए जा रहे नदी आधारित पर्यटन सर्किट के लिए एक असम में 19 मई 2023 को समझौता किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, असम पर्यटन विभाग लिमिटेड, अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, इन सभी के बीच में एमओयू साइन किए गए हैं और सागरमाला कार्यक्रम के तहत 40 से 45 करोड़ की शुरुआती लागत से इसे विकसित किया जा रहा है। कौन कौन से इसमें जुड़ने वाले हैं, तो कामाख्या, पांडुनाथ, अशुकलांता, डोल गोविंदा, उमानंदा चक्रेश्वर और ओनियति सत्रा, इन सबको जोड़ा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अल नीनो और ग्रीन हाउस गैसों के संयुक्त प्रभाव से तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है अगले 5 सालों में। कहा है उन्होंने कि 2027 तक वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार करने की बहुत अधिक संभावना है। तो पेरिस के अंदर ये बोला गया था समझौते के अंदर कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से इसे नीचे रखा जाए और कोशिश की जाए कि 1.5 तक इसे लिमिट में किया जाए। तो लेकिन ये खबर जो है अच्छी नहीं है। कम से कम 1 वर्ष में तापमान की 1.5 डिग्री सेल्सियस से अस्थायी रूप से 66% बढ़ने की पूरी तरीके से संभावना है। यानी 2023 से 27 का जो साल रहने वाले हैं बहुत ही गर्म रहने वाले हैं और इनमें अल नीनो के आने की भी बहुत अधिक संभावना है। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। किरेन रिजिजू का उन्होंने स्थान लिया है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि अनुच्छेद जो 75 है उसके अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर धारण करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति से विभागों का आवंटन करते हैं। और अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से हुए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने जारी किया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% और 24 में 6.7% बढ़ेगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और 2023 में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी और मुद्रा अवमूल्यन के कारण भारत की मुद्रास्फीति कितनी रहेगी, 5.5% से कम होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया और यदि राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करें तो ये 2014 में शुरू किया गया था। आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम है। उद्देश्य है आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ावा देना। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने इन अतिरिक्त 1100 एफपीओ को एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवंटित किया है। इसके तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है और इसके अलावा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अब मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी उच्च आय वाली गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों में भी संलग्न हो सकती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मुख्य रूप से अल्प अवधि के जो ऋण होते हैं और बीज और उर्वरकों के वितरण में शामिल होती हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बात करें तो ये सांविधिक निगम है। इसकी स्थापना मार्च 1963 में हुई थी। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? पंकज कुमार बंसल। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूरसंचार विभाग ने जाली केवाईसी, मोबाइल फोन से बैंकिंग धोखाधड़ी सहित इन सब चीजों को रोकने के लिए ये विकसित किया था पोर्टल और ये टेलीकॉम बिल के मसौदे का ही हिस्सा है। इस पोर्टल के माध्यम से 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शनों की पहचान की गई है। बेसिकली सुरक्षा के लिए 3 सेवाओं का उद्घाटन किया गया। पहला है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए। दूसरा है अपने मोबाइल कनेक्शन को जाने यानी अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन जानने के लिए। और तीसरा है टेलीकॉम सिम ग्राहक सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन यानी जो फर्जी ग्राहकों की पहचान करेगा। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमारे संविधान में क्या दिया हुआ है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं वो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 साल की अवधि या 65 साल की आयु जो भी पहले हो उस तक। इसके जो अध्यक्ष हैं इनको हटा भी सकता है राष्ट्रपति ही और अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जाता है। ये केंद्र सरकार के कई प्रतिष्ठानों के ग्रुप ए की नियुक्तियों और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार हैं। भुवनेश्वर से दुबई के लिए पहली बार सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है और किसकी है सेवा? ये इंडिगो की सीधी उड़ान है और यहाँ से उद्घाटन जो हुआ है वो 16-17 मई को हुआ ओडिशा दिवासा कार्यक्रम के तहत। हैदराबाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान।
यहाँ पर क्या होगा कि एक अत्याधुनिक यहाँ पे प्रयोगशाला है जिसमें जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों और जैव उर्वरकों के लिए उत्पादन पद्धतियों पर अनुभव प्रदान करने की सुविधा है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर लगाम लगेगी। इस प्रयोगशाला में कीट संग्रहालय, खरपतवार संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल, प्रकोष्ठ है कृषि के लिए, ये सब होंगे। तो जो इसका मिशन होगा वो कैसे आप देख सकते हैं, सो कृषि पारिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण करना और पारिस्थितिक इंजीनियरिंग जैसे कि टिकाऊ कृषि, ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है ये। और लास्ट हमारी खबर है कि सिक्किम ने 16 मई 2023 को 48वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए पॉलिटी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिक्किम का जो निर्माण है कब ये 22वां राज्य बना, तो आप डेट याद रखेंगे 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। उससे पहले वहाँ नामग्याल वंश था 17वीं शताब्दी तक। तो और यदि बात करें इसकी सीमाओं की, तो भूटान, नेपाल, चीन के जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। धान की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यसभा लोकसभा दोनों में एक एक सीट है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिक्किम में ही स्थित है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ।